बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 25 के ऊपर जी। एन इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट्रल एमिशन हैव वेव लेंथ 21 सेंटीमीटर, करस्पॉन्डिंग फोटॉन एनर्जी इज अ बिट डिफिकल्ट एमसीक्यू। थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यू, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, खैर थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, हम इसको आसान बनाएंगे, ठीक है, ऐसे एमसीक्यू जाके परेशान नहीं होना। देखो बेटा क्या दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ है जी? वेव लेंथ दी हुई है जी। क्या दी हुई है? पूछा हुआ क्या है? एनर्जी पूछी हुई है। यहां से जो एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे जूल के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? तो हमें पता है जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमें रिलेशन पता है, उसको हम ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? सबसे पहले तो आप एनर्जी फाइंड करो जी। एनर्जी की एक बहुत ही मशहूर इक्वेशन होती है बेटा, E इज इक्वल टू Hc न्यो बार। Hc न्यो बात आसान होगी, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू H की क्या वैल्यू है बेटा? 6.62 इंटू 10 माइनस 34। बेटा C की क्या वैल्यू है? 3 इंटू 10⁸। तो इसको हम लिखेंगे 1/λ, ऐसी बात है। तो लैम्डा उसने क्या किया? 21 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर में नहीं लेना, किस में लेना है? मीटर में लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 1 डिवाइडेड बाई 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 10⁻² मीटर। ये बात तो समझ आई है? क्लियर बेटा? गुलमोहन समझ आई आपको ये बात? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगाएंगे? 10⁻²। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो जी। देखो कैसे सिंप्लीफाई करो जी। E इज इक्वल टू, इसको इसके साथ ले आओ बेटा, ये हमारे पास तकरीबन 21 बन गया। मैं राउंड का डेटा कर लेता हूँ, इसको मैं 7 ले लेता हूँ राउंड का डेटा, ठीक है। ये भी क्या है? ये 21 से थोड़ा सा कम बनेगा, लेकिन आखिर पे हम बना लेंगे साथ। इसको बेटा मैं ऊपर ले जाऊँ प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 को मैं +10 को इससे ट्रीट करूँगा, क्या बनेगा? -24। E इज इक्वल टू 10⁻24 जूल। समझ बेटा? तकरीबन ये बेसिकली 0.9 इस तरह होगा, 0.9, लेकिन उसको मैंने 1 ही ले लिया। खैर हमारा ऑप्शन आखिर पे आएगा। ये जूल में कन्वर्ट कर दिया। बेटा हमें पता है, क्या हमें पता है जी? हमें पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो 10⁻⁻24 जूल किसके बराबर होगा? ये हमें पता है। 1.6 इंटू 10⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो ये वाला किसके बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻24 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। बात समझ बेटा? अब बेटा मैं इसको लिख लेता हूं। ये जो था ये वाला कहां पे गया जी? चलो मैं आपके लिए इसको सीधा सॉल्व करता हूं। 6.62 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 21, ये आ गया 7। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास साथ है 6.62 डिवाइडेड बाय 7, ये जी, ठीक है, इंटू 10⁻⁻ डिवाइडेड बाय दिस वन, ऐसी होगी। अब बच्चों इन दोनों को तो मैं स्ट्रेट अवे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा जी? 6.62 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, ऐसी बात है, समझिए। अब देखो बच्चों, ये ऑलमोस्ट क्या बेटा? ऑलमोस्ट 7 और 1.5 ऑलमोस्ट में अगर ले लूं तो ये 10 के करीब आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 10 से थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। तो ऊपर जाकर 10 माइनस में हो जाएगा, यानी 6 और 10⁻⁻6 के करीब आपका आंसर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी जरूर नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा जी। ऑप्शन हो बेटा, कौन से ऑप्शन है जी? कौन सा ऑप्शन है? क्या बेटा? बेटा ये आपका ऑप्शन बनता है। देखो जरा गौर करो, जरा समझने की कोशिश करना, जरा पॉइंट समझना। 7 और 1.6 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 7 और 1.6 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मेरा आंसर आता है 11.2। क्या? जरा गौर करना, 11.2। अब 11.2 और ऊपर क्या है? 6.
11.2 ऊपर गया है 6.6। गौर करो बेटा, अगर मैं ऊपर 11, नीचे मेरे पास है 11.2, ऊपर है मेरे पास, ऐसी बात है। अब जरा गौर करो बेटा, मैं अगर इसको क्या कर लेता हूं, इसको 66 ले लेता हूं, तो ये पावर क्या हो जाएगी, तो नीचे 11 है, राउंड का डेटा कर लें, तो 6 × 10 raised to the power -6, 6 के करीब करीब कौन सा ऑप्शन है, बोलो बेटा, है कोई ऐसा? 5.9 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? समझ आई है? अब देखो, सिर्फ हमें सिर्फ यहाँ पे क्या पता होना है, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन पता होना है, बस, बाकी बहुत सिंपल है, बाकी एस्टिमेशन करनी है। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन कैसे पता होना है हमें पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। उसको हमने कन्वर्जन फैक्टर लगाया, हम आंसर तक पहुंच के जी, ठीक है। कितना एमसीक्यूज था जी? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, बड़ा स्टेटमेंट है उसकी, क्या है? 0। जो न्यूक्लियस उसी वक्त फ्री हो, उस वक्त 0 होगी, बाद में 0 नहीं होगी, बाद में वो फिर मूवमेंट करेगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। जब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से वो आज़ाद होगा, उस वक्त उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 0 हुआ करती है। आ गया हो बेटा, देखो आपके पास आमतौर पे किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, क्या होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी? किसी भी माइनस में होती है ना, ऊपर जाओ तो माइनस कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, ऐसा ही है। एक ख़ास पॉइंट पे जब आएगी तो वो फिर न्यूक्लियस से आज़ाद हो जाता है, जिस टाइम आज़ाद होगा उस वक्त उसकी 0 होगी, लेटर ऑन फिर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी तो फिर एनर्जी होगी। अच्छा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2s, देखो बेटा एस्टिमेशन है, लिथियम का फर्स्ट ऑर्बिट, बेटा क्या फार्मूला क्या है, रेडियस इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z पे स्क्वायर नहीं है, याद रखना, z पे स्क्वायर नहीं है, तो बेटा फर्स्ट ऑर्बिट है, लिथियम का है 0.529 इनटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, ऐसी बात बेटा। गौर करो बच्चे, अब 52 है, क्या है 52 है, तो 3 के साथ जब 52 को देखें हमारे पास आ जाता है 15 3 क्या होते हैं, ये 0.16 के आगे पीछे आंसर होना चाहिए, पॉइंट बेटा कौन सा जी, यस, देखो 0.2 तो हो नहीं सकता ना, 0.2 तो देखो, अगर 51 होता तो 17 आता, तो 51 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो देखो आपने राउंडिंग ऑफ डेटा कर लिया, 0.176 एस्टिमेशन कर ली। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आओ बेटा, बोर एटॉमिक मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल टू, बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं है जी, लिथियम पे बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, कितने रह गए, 1। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, कितने, 1। तो मानो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल हुआ करता है। लिथियम मानो पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 रह गया, सॉरी 2 रह गए, तो डाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता जी। ओके, अच्छा एमसीक्यू नंबर 29 पे बात करते हैं जी। फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम द फोटॉन एनर्जी इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर द एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम द फोटॉन एनर्जी विल बी। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर थोड़ा सा एजुकेटेड गैस भी मारें, थोड़ा सा, वेवलेंथ कम होने से एनर्जी बढ़ेगी, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आउट हो गए, सी और डी आउट हो गए। वेवलेंथ कम हुई है ना, 5000 वाले की थी 2.5, तो 1 एंगस्ट्रॉम की कितनी होगी, 1 एंगस्ट्रॉम की ज्यादा ही होगी, वेवलेंथ कम होने से एनर्जी, तो सी और डी में डिवाइड है, तो ये 2 ऑप्शन तो आउट हो गए। अब अगर आपने तुक्का भी मारना है तो 50% एजुकेटेड गैस बनेगा, यानी बाद अगर आपको आए ना उसमें इस तरह की कहानी देख लेंगे कौन सा, ठीक है बेटा, बहुत ही आसान बात है, हमें एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है,
तो बेटा जब दो वेवलेंथ दी जाए, दो एनर्जियां फाइंड करने, बहुत ही आसान इक्वेशन है, E2 डिवाइडेड बाई E1, E2 डिवाइडेड बाई E1 इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाई λ2। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता फिर होता E2 डिवाइडेड बाई E1 इक्वल टू λ2 डिवाइडेड बाई λ1। ऐसी बात बच्चों? तो E2 हमने फाइंड करनी है, E2 इक्वल टू λ1 क्या है, λ2 क्या है। तो बेटा ये इधर डिवाइड हो जाकर क्या हो जाएगी, तो इसकी कितनी एनर्जी है, तो ये 1 है। तो क्या आंसर बना, है कोई मसला, है कोई मसला? जब दो वेवलेंथ दी जाएं, दो एनर्जी दी जाएं, तो बेटा बहुत आसान बात, हाँ अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछी जाती E2 डिवाइडेड बाई E1 इक्वल टू nO2 डिवाइडेड बाई nO1, उनका डायरेक्ट रिलेशन है। वेव नंबर पूछा जाता E2 डिवाइडेड बाई E1 इक्वल टू nO2 डिवाइडेड बाई nO1, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है, इसमें उल्टा होगा। अब ये क्वेश्चन आपको लाइफ टाइम नहीं बोलनी चाहिए, है कोई मसला? ठीक है, MCQ नंबर 30 पे आ जाओ बेटा। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्थ ऑर्बिट इज, बोर थ्योरी क्या कहती है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। बोर थ्योरी कहती है MVR इज इक्वल टू, बट बेटा NH डिवाइडेड बाई 2/5, NH डिवाइडेड बाय, है कोई ऐसा ऑप्शन? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना एंगुलर मोमेंटम शेल के अंदर और फार्मूला है, सब शेल के अंदर और फार्मूला है। शेल के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बात डिपेंड करती है, सब शेल में। क्लियर? MCQ नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट वेव नंबर, वेव नंबर किसका हाईएस्ट होगा, इसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी आई होगी। देखो बेटा विजिबल आपको पता है ना, वायलेट, इंडिगो, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर। तो क्या ऑप्शन बना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जी बेटा ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको पता है, मैंने बताया है, कॉस्मिक रे से शुरू करें, एम पे एंड करें। ठीक है जी, कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, IR, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी। लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाई इन द रीजन, पहले तो ये पता होना चाहिए लिमिटिंग लाइन होती क्या है, पता है ना, जब इन्फिनिटी से किसी शेल में आए। अब बाल्मर के लिए दूसरे में आता है ना, जब इन्फिनिटी से दूसरे में आए उस लाइन को लिमिटिंग लाइन कहेंगे। अब लाइमन के लिए इन्फिनिटी से फर्स्ट में आए। और याद रखना किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज में लिमिटिंग लाइन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे, बाल्मर सीरीज में जितनी भी लाइंस होंगी उसमें लिमिटिंग लाइन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम। तो लिमिटिंग लाइन जो बाल्मर, वैसे सारी लाइन विजिबल में है, लेकिन लिमिटिंग लाइन अल्ट्रावायलेट क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। समझ गए? लिमिटिंग लाइन होती है इन्फिनिटी से किसी लेवल में आना। अब बाल्मर के लिए दूसरे लेवल पे आना है, यानी लिमिटिंग लाइन बाल्मर सीरीज की होगी जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से दूसरे शेल में आए। और किसी भी सीरीज की जो लिमिटिंग लाइन होती है उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे, ये आपको साइड के MCQ में मैंने बता दी। तो क्या ऑप्शन बना बेटा इसमें, क्या ऑप्शन बना जी, कहाँ पे है जी, 31 है। अच्छा तो बेटा बी ऑप्शन जी, of the following transition is in the hydrogen atom the one which gave emission of line of highest frequency। जी highest frequency की कब आएगी, N2 से N1 में आए, N1 से N2 में जाए, emit कब करेगी, तो emit आई नहीं, N4 से N2 में आए और N10 से N3 में आए। चलो 10 हो भी सकती है, इमेजिनरी कर रहे हैं, एज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ए में होती है लाइमन सीरीज, कौन सी आएगी, तो लाइमन सीरीज कहाँ पे होती है, अल्ट्रावायलेट। कहाँ पे होती है बेटा, अल्ट्रावायलेट। तो दूसरे में जब आएगा तो विजिबल होती है, विजिबल सारी की सारी अल्ट्रावायलेट से तो कम फ्रीक्वेंसी की होती है ना। तीसरे में आए तो IR आती है, IR सारे की सारी अल्ट्रावायलेट से तो कम फ्रीक्वेंसी की होती है ना। समझ गए, नहीं समझो,
उमर समझ गए हो बेटा? देखो, जब किसी हायर शेल से पहले शेल में आए, वो दूसरे से आए, वो तीसरे से आए, वो चौथे से आए, वो पांचवें में आए, कौन सी लाइन होती है? लाइमन कौन सी रीजन में होती है? यानी यहाँ पे जो रेडिएशन होगी अल्ट्रा वायलेट वाली होगी। बाकी इलेक्ट्रॉन दूसरे में जहां से मर्जी आए, कौन सी होगी? स्वाई लिमिटिंग पे, ठीक है। तीसरे में जहां से मर्जी आए IR, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है? अल्ट्रा वायलेट IR या विजिबल? समझ गए? बहुत आसान बात है, इसको बहुत लोग कैलकुलेट करते फिरते हैं, और कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है जी। MCQ नंबर कितना हो गया बच्चों? एनर्जी ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की एनर्जी क्या होगी बच्चों? सेकंड लाइन कब हासिल होती है? जब इलेक्ट्रॉन 4 से सेकंड में आए। पहली लाइन होती है जब 3rd से सेकंड में आए, जब 4 से सेकंड में आए। तो बच्चों आपको पता है जी, एनर्जी की एक इक्वेशन है, बहुत ही मशहूर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन एनर्जी की? E = 1313 × 1/1 का स्क्वायर - 1/n2 का स्क्वायर। पढ़े ना? एनर्जी इज इक्वल टू 1313 ये बेसिकली एनर्जी चेंज की है ना, दो ऑप्शन है, 1313 1/n1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना? 16। एनर्जी इज इक्वल टू 1313 16 एलसीएम आ गया बेटा, 4 - 1 1313 into 3 divided by 16 3 divided by। अब ऑप्शन देखेंगे कि हमारे पास कौन से ऑप्शन बनेंगे जी। अब इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हमारे पास है जी 1313 3 divided by 16 1313, ये भी वही है, अच्छा कि किलो जूल है, ठीक है। तो बेटा ये जो ऑप्शन 1313 वाला ना, किलो जूल पर मोल होता है, नीचे जूल है, और नीचे फिर है 1313 9 divided by 16, नीचे 1313 16 divided by 3 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। 1313 वाला जब आता है ना, ये क्या होता है? किलो जूल पर मोल होता है जी, ठीक है। इक्वेशन है ना एनर्जी वाली, ठीक है, बहुत आसान बात थी जी। लाइन स्पेक्ट्रा आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स ओनली। लाइन स्पेक्ट्रम आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स ओनली। बेटा ये आपका MCQ नंबर 36 हुआ जी, ठीक है।